हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी तैयारी को भी पूरा टाइम दे रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने अपने पिछले वीडियो में एक्सचेंज रेट के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, एक्सचेंज रेट कुछ दो टाइप के होते हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ठीक, और फिक्स एक्सचेंज रेट के बारे में हम ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि हम ऑलरेडी फिक्स एक्सचेंज रेट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज के अपने टॉपिक पे आने से पहले एक बार रिविजन कर लेते हैं कि हमने फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या बात की थी। ठीक है, सो फिक्स एक्सचेंज रेट में हमने क्या डिस्कस किया था कि फिक्स एक्सचेंज रेट एक ऐसा एक्सचेंज रेट है जो कि फिक्स रहता है, जो कि स्टेबल है, ठीक, जो कि फ्लक्चुएट नहीं होता है, और अगर फ्लक्चुएट होता है तो एक पर्टिकुलर बैंड के अंदर ही होता है, जो कि हमने बात की थी +1 से -1% के बीच में। ठीक, सेकेंडली हमने क्या डिस्कस किया था कि फिक्स एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट का या सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई का डायरेक्ट रोल रहता है, ये डायरेक्टली इंटरवीन करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? ताकि हमारी करेंसी ज़्यादा आउटफ्लो ना हो पाए और हम उसको रिस्टोर कर पाए। कैसे? आरबीआई के पास जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहते हैं वो क्या करती है, अगर आपको कोई भी कमोडिटी फॉरेन कंट्री से खरीदनी है तो आपको उनकी करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी ही। ठीक, तो आरबीआई क्या करती है, अपनी करेंसी को सेव करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में से उस करेंसी का आउटफ्लो करती है और अपनी जो डोमेस्टिक करेंसी है दैट इज इंडियन रुपीस उसको रिस्टोर कर लेती है। ठीक, तो ऐसे वो एक्सचेंज रेट में एक मेजर रोल प्ले करती है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, फ्लेक्सिबल का क्या मतलब होता है? जो फ्लक्चुएट करता रहता है, जो स्थिर नहीं है। ठीक, या कह सकते हैं जिसमें लचीलापन है ना। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट है जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है। ठीक, जैसा कि हम बात करते आ रहे थे फिक्स एक्सचेंज रेट में, उसमें क्या है, गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक डायरेक्टली इंटरवीन करते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में ऐसा नहीं होता है, गवर्नमेंट इसमें कोई मेजर रोल प्ले नहीं करती। ठीक, और इसमें जो मेजर रोल प्ले करता है वो आपका है मार्केट फोर्सेस, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में जैसी है वैसा आपका एक्सचेंज रेट होगा। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एक ऐसा एक्सचेंज रेट है जिसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है और ये प्योरली मार्केट के फोर्सेस पे दैट इज डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार हम रीड कर लेते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, वन सेकेंड, under the flexible exchange or floating exchange rate, the exchange rate is allowed to vary to international foreign exchange market influences. Thus, government does not intervene. Okay, rather it is the market forces that determine the exchange rate. In fact, automatic variations in exchange rates consequent upon a change in market forces are the essence of freely fluctuating exchange rate। और इसीलिए ये exchange rate क्या है, फ्री है, क्योंकि देखिए मार्केट के बेसिस पे है, जैसी डिमांड सप्लाई होगी उसके हिसाब से ये exchange rate चेंज होता रहेगा, तो ये क्या हुआ, फ्री है। राइट, तो अब हम एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ अब हमने यहाँ पे क्या लिया है, ये है हमारा डिमांड कर्व। ओके, और ये है हमारा सप्लाई कर्व। ठीक, अब हमने डिमांड कर्व क्या कंसिडर किया है कि जब यूएस हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदेगा तो क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारी करेंसी की क्या बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। ठीक, तो ये डिमांड कर्व किसको शो कर रहा है, हमारी इंडियन करेंसी को। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यूएस से कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, डॉलर्स का यूज करेंगे। ठीक, तो कहीं ना कहीं डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी, है ना। तो ये कंसिडर किया हमने, जो सप्लाई कर्व वो किसको डिपिक्ट कर रहा है, यूएस डॉलर्स को। ठीक है, और जहां ये डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व मीट हो रहा है, ये क्या पॉइंट है हमारा, पॉइंट ए, और जहां पे एक्सचेंज रेट क्या शो कर रहा है, 40। तो इसका ये मतलब हुआ कि $1 इक्वल्स टू ₹40। ठीक है, अब
जैसे ही यूएस ने हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड करी, ठीक है, हमारा क्या एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, है ना। तो अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारी इंडियन करेंसी की डिमांड भी बढ़ेगी, राइट। तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स राइट, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो शिफ्ट होके किधर चला गया, DD1 तक, ठीक। जब ये शिफ्ट हो गया तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आया अब वो क्या आया, पॉइंट B आया, ठीक। अब यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट बन रहा है वो क्या बन रहा है, 50, ठीक है। तो $1 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बन गया एक्सचेंज रेट हमारा, 50 रुपीज, ठीक। अब देखिए, जब हमने पहले इक्विलिब्रियम लिया था तो $1 इक्वल्स टू 40 था, है ना। और जैसे ही हमारे इंडियन करेंसी की डिमांड बढ़ गई और कर्व शिफ्ट हो गया तो वो वैल्यू क्या हो गई, 50 रुपीज के बराबर हो गई, ठीक। अब अगर $1 हम 40 रुपए में ले सकते थे, वही $1 लेने के लिए हमें 50 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी करेंसी का आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है, राइट। तो ये क्या हुआ, हमारी करेंसी डेप्रिसिएट कर गई, ठीक। और जब हमारी करेंसी डेप्रिसिएट कर गई तो ऑब्वियस सी बात है कि हम जो डॉलर है वो बढ़ गया। क्यों, क्योंकि पहले हम डॉलर 40 रुपए में ले सकते थे, लेकिन अब हमको डॉलर लेने के लिए 50 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, है ना। तो डॉलर की जो वैल्यू है वो एप्रिसिएट कर गई और जो हमारी करेंसी है दैट इज इंडियन करेंसी, उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट कर गई, ठीक। देखिए, एट दिस न्यू एक्सचेंज रेट डॉलर एप्रिशिएट्स व्हाइल रूपी डेप्रिशिएट्स इन वैल्यू, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये शिफ्ट कैसे हुआ और कैसे हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हुई और डॉलर एप्रिशिएट हुए, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन कंसिडर करते हैं। नाउ, जैसा कि हमने कंसिडर किया था कि सप्लाई में हमने क्या बात की थी, सप्लाई कर्व था, हमने पीछे बात करी, उसमें ये बात किया था कि जब यूएस के प्रोडक्ट्स की डिमांड इंडिया में बढ़ जाएगी तो यूएस के डॉलर्स की सप्लाई बढ़ जाएगी, है ना। तो क्या होगा, जो यूएस का सप्लाई कर्व का शिफ्ट है वो क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स राइट। जो कर्व है उसका राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। क्यों, क्योंकि जब डिमांड बढ़ी तो ऑब्वियस सी बात है करेंसी की सप्लाई भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, है ना। तो पहले जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था, जैसा कि आपको पता है, वो पॉइंट ए था जहां पे हमारा एक्सचेंज रेट कितना था, 40 रुपीज था, ठीक। जब हमारा सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया, वो S1 S पे आ गया, तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा बन गया, ये पॉइंट बी, ठीक। और ये एक्सचेंज रेट कहाँ ले आया, 30 रुपीज पे, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है कि जो हम पहले इक्विलिब्रियम था वहां $1 की वैल्यू ₹40 थी, ठीक है। और जो नया इक्विलिब्रियम बना या नया एक्सचेंज रेट आया तो वहां पे वैल्यू क्या बन गई, $1 इक्वल्स टू 30 बन गई, ठीक है। अब देखिए, जहां हमको $1 खरीदने के लिए 40 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे, वहीं अब हमें $1 खरीदने के लिए 30 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें अपनी करेंसी कम खर्च करनी पड़ रही है $1 खरीदने के लिए। तो हमारी करेंसी यहाँ का क्या कर गई, एप्रिसिएट कर गई, ठीक। और कन्वर्सली डॉलर क्या कर गया, यहाँ पे डेप्रिसिएट कर गया। क्यों, क्योंकि डॉलर की वैल्यू यहाँ पे कम हो गई, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यहाँ हमारा ब्लॉक 1 कंप्लीट हो गया है। ब्लॉक 1 के जो 4 चैप्टर्स थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक 2 के चैप्टर्स को। सो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं कभी भी वीडियोस अपलोड करूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन ज़रूर जाए, ठीक है। और जहाँ तक बात रही आपके असाइनमेंट्स की, तो आपको पता ही है मैं ब्लॉग पे असाइनमेंट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। तो आप इजीली वहाँ से जाके आंसर्स के लिए कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।